नमस्कार नवीन जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका खामोश आवाज द्वारा आयोजित जी। पॉडकास्ट पहला। इसमें आप हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय कर लेते हैं। तो जानकारी दे दूं दोस्तों, नवीन जी जो राजस्थान से हैं और राजस्थान में इनको साहित्य के क्षेत्र में नवीन राजस्थानी के रूप में जाना जाता है। आपका जन्म 11 जून 2007 को हुआ और स्थान रहा काकोनी गणेशपुरा जिला बारा राजस्थान। और आपकी माताजी हैं श्रीमती मंजूबाई और पिताजी का नाम दुर्गालाल लवंशी जी है। मध्य वर्ग मध्यवर्गीय परिवार से आने के बावजूद भी आपने इतनी जो गहराइयां और बारीकियां लिखी हैं अपनी रचनाओं में। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपने अपने कई जो रचनाएं लिखी उसमें जो आपका परिचय रहा उसमें आपने दर्शाया कि आप पहली रचना जो छठी कक्षा में लिखी। तो जी। अगर आप चाहें तो सबसे पहले मैं उसी को जानना चाहूंगा कि कैसे साहित्य के साहित्य के क्षेत्र में आपका आगमन हुआ और जी। किस प्रकार आपने छठी कक्षा में अपनी पहली रचना लिखी और किस विषय पर लिखी और रचना का क्या विषय रहा होगा। जी सर, मैंने लगभग छठी क्लास से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था और मेरी पहली रचना जहाँ पर शब्दों की पकड़ न होकर केवल गहराइयों की पकड़ थी, क्योंकि शुरुआत में दिक्कत आती है किसी भी चीज में। तो उस समय क्या, लगभग मैं 9 साल का रहा था और मैं गांव से शहर आ चुका था। तो उस समय क्या, बचपन की यादें गांव से जुड़ी हुई थी। गांव से मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ था, तो वहाँ की भाव मेरे अंदर बिल्कुल घर कर रहे थे कि मैं इनको कैसे ना कैसे बाहर लाऊं, किसी ना किसी रूप में। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें क्यों ना शब्दों का रूप दूं, जी जी। क्योंकि भाव शब्दों के रूप में पढ़कर बहुत ही सजीव हो उठते हैं। तो मैंने उन्हें शब्दों में पिरोने का प्रयास किया और सर्वप्रथम मैंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जी जी। जिसका शीर्षक था गांव से शहर की यात्रा। यह मेरा बहुत सर्वप्रथम लेख था और इसका लिखने का उद्देश्य यही था कि जो गांव की यादें थी उनको जो फिर से आपने ताजा करना। रास्ता जो सफर तय किया गांव से शहर तक का वो जी। सारा आपने अपनी लेखन के माध्यम से पिरोने की कोशिश की। जी तो सर। तो क्या आप कहीं और से पहले रहने वाले, आप किसी और शहर से थे और बाद में आप काकोनी में इस स्थान आए, ये आप बताएंगे कि मतलब क्या जी आप। सर, जो मेरी जन्मभूमि है सर, वो काकोनी गणेशपुरा है, जो बाना जिला में पड़ती है। और लगभग छठी क्लास में ही मतलब किसी आर्थिक कारण की वजह से हमें मतलब गांव छोड़ के शहर की ओर आना पड़ा। तो मैं फिर कोटा में आकर रहने लगा। तो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी थी गांव से और यहाँ तक की। तो यही मेरा मेन उद्देश्य पहला था। जी, जी। पहला लेखन में आपने इसको संवारा। उसके बाद आपकी जो रचनाएं हैं, जी। सबसे पहले मैं दर्शकों को आपकी कुछ रचनाएं जो आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं उनके बारे में मैं नाम लेना चाहूंगा कि आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं मधुमाया, दो अक्षरों का एक शब्द पिता, बहन, एक कलम, कभी डगमगाती भी तो होगी, हम लड़कों का जीवन जैसी अनेक चर्चित कविताएं आपकी। मतलब जो आपने शीर्षक चुना है आप अपनी कविताओं का, उस जी। शीर्षक में ही कितनी मतलब बहुत गहराइयां हैं। जैसे मधु माया, दो अक्षरों का एक शब्द पिता, पिता पर जी। बहुत सी रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं और बहन, बहन पर इतना मिलता है परंतु बहुत कम मिलता है। लेकिन आपने बहुत से अच्छे अच्छे शीर्षक चुने। एक कलम कभी डगमगाती भी तो होगी, मेरे ख्याल से क्या यह रचना उस प्रकार के साहित्य लेखन पर है जो कभी कभी होता है ना कि कुछ लिखने के लिए लोग सब चाहते भी है ना कि ऐसा मैं लिख रहा हूँ और समाज में इसका क्या ही मुझको निष्कर क्या ही इसका दुष्परिणाम हो सकता है या परिणाम क्या, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, इस प्रकार का जी हो सकता है। तो एक कलम कभी डगमगाती भी तो होगी, यह किस प्रकार की रचना है, क्या आप थोड़ा सर, सा। जब यह कलम डगमगाती भी होगी तो यह एक कलम का सवाल है सर। क्योंकि जब भी मैं गांव में रहता था, शहर में रहता था, तो मैंने एक बात कॉमन समझी कि सर, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं सर, प्रतिनिधि, जी वो जनता से कई वायदे करते हैं सर, और वो उन वायदों से मुकर जाते हैं सर। तो जी जब जी। कलम और जनता के बीच की जो दूरी थी सर, वो मैंने एक कविता में पिरोने का प्रयास किया है, ताकि जो जनता है और जो जी प्रतिनिधि है, उन दोनों के सवालों को यह कलम
लिखती है तो ये डगमगाती भी है सर, क्योंकि ये जब ऐसे ऐसे वायदे लिखती है जो कभी पूरे हुए ही नहीं थे वास्तव में, उनको ये लिखती है तो ये असलियत में डगमगाती है। और रही बात सर दो अक्षरों के एक शब्द पिता की, जो मैंने एक कविता लिखी थी, तो जी। अक्सर साहित्य की दुनिया में देखने को मिलता है कि माँ के ऊपर तो बहुत सारे लेखक, बहुत सारे हाँ। कवि अक्सर लिखते ही रहते हैं, लेकिन जो पिता अपने संघर्ष और अपने खून पसीने की कमाई से एक बच्चे को पालता है, उनके बारे में आखिरकार बहुत कम लिखा जाता है। इसी कम लेखन को देखते हुए मैंने उन पिता के, मैं उनको स्पष्ट रूप से तो नहीं लिख सकता क्योंकि इतनी ताकत किसी भी पुत्र में नहीं है कि अपने पिता को संक्षिप्त में लिख सके, लेकिन मैंने छोटा सा प्रयास किया है उनको लिखने का। वो एक कविता थी, दो अक्षरों का एक शब्द पिता, उसमें मेरा पूरा ब्रह्मांड समाया है सर। बहुत सुंदर। अगर आप चाहें तो इसकी 4 पंक्तियां प्रस्तुत करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो हमारे साथ जो जुड़े हैं करिश्मा जी, ये खाना बनाते हुए आपका पॉडकास्ट देख रही हैं, तो जी इनका भी आभार है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो अगर 4 पंक्तियां हो जाएं नवीन जी, अगर। जी बिल्कुल सर, मैं कोशिश करता सर। ये मैंने मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही अभी, तो बस अभी मैं बताता हूँ आपको। माफी चाहता हूँ आपसे इतना टाइम वेस्ट जी किया, जी बट कविता मिल गई है तो मैं सुना रहा हूँ। जी जी। ये शब्द नहीं शब्द में निहित भाव है, ये शब्द नहीं शब्द में निहित भाव है, भाव नहीं मनोभावनाओं का संग्राम है। जी संग्राम नहीं प्यार रूपी सागर है, संग्राम नहीं प्यार रूपी सागर है, संसार नहीं साथ खड़े परमपिता भगवान है, परमपिता भगवान है। बहुत सुंदर। विपदाओं में मेरे साथ खड़े हरदम वो पाते हैं, विपदाओं में मेरे साथ खड़े हरदम वो पाते हैं, खुद आगे बढ़कर रास्ता मुझे दिखलाते हैं। वीर पथ पर चलना तू मुझे वो बतलाते हैं, जीवन के हर मोड़ पर जिंदगी जीना सिखाते हैं, जिंदगी हर मोड़ पर जिंदगी जीना सिखाते हैं। जी बहुत सुंदर। कहते हैं कि माँ का दर्द सभी को दिखता है। एक कोई दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं सुन। सर, हाँ आवाज में इशू था, बता रही अभी ठीक है। जी जी तो कहते हैं कि माँ किसी बच्चे को 9 महीने पेट में पालती, तो उसका लोग बहुत विस्तार से व्याख्यान करते हैं। हालांकि अपने स्थान पर वो भी सही है, परंतु एक पिता पर जिम्मेदारी परिवार की भी होती है, और जी जो पेट पर बच्चा पालने वाली माँ है, माँ की जिम्मेदारी भी पिता पर ही निहित होती है। तो ये बहुत अच्छी जी आपने रचना लिखी है पिता को लेकर के। और आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, कि आपकी अभी बहुत उम्र भी नहीं है, 18 वर्ष के हैं, और जी 18 वर्ष में आपने बहुत कुछ ऐसा लिखा है। तो क्या आप किसी विशेष को पढ़ रहे हैं, या किसी विशेष स्थान पर आपका मतलब होता है ना कि जब हम कहीं या तो ट्रैवल कर रहे होते हैं या तो यात्रा पर होते हैं, तब हम बहुत सी नई नई चीजों को देखते हैं तो हमको सीखने को मिलता है, या फिर सबसे बढ़िया हमारे साथी होते हैं किताबें। तो क्या आप किसी जी विशेष लेखक को पढ़ते हैं, तो आप उसके बारे में बताएं कि आपको इतना अच्छा जो आप लिख रहे हैं, बहुत सी आपकी रचनाएं हैं, मैं आगे भी नाम लूंगा। और तो पहले हमें ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आपने जो इतना सारा साहित्य को बटोरा है, तो ये कहाँ जी से आया, और इसको लिखने का आप थोड़ा सा बताएं हमारे साथ दर्शकों को। सर, यही है कि जैसे मैंने आपको बताया मैं छठी क्लास में कोटा आ चुका था, तो वही सर मनोभावों को लिखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सर हम इतना कुछ नहीं जान पाते कि कौन लेखक है, कौन कवि है, कौन क्या लिखते हैं, लेकिन मैंने केवल लिखने का प्रयास किया। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, मैंने शब्दों से खेलना प्रारंभ किया। और जैसे मेरे विशेष सिक्स क्लास से जैसे हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा प्रभावशाली लेखक आ चुके हैं, तो मेरे उस समय पर प्रेमचंद जी सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के रूप में। तो मैंने इनको ही आधार मानकर इनकी रचनाओं को पढ़कर लिखना प्रारंभ किया था सर। तो आप प्रेमचंद्र जी को और सूर्यकांत जी को पढ़ते हैं, और उन्हीं से प्रेरणा स्रोत हैं आपके वो। जी साथ जी ही आप 2 भाषाओं में लिखते हैं,
जितना जी। मुझे जानकारी है। आप राजस्थानी और हिंदी दो भाषाओं में आप अपना लेखन कार्य कर रहे हैं, तो आपका किस के प्रति मतलब आपको राजस्थानी भाषा में कैसा रहा अनुभव आपका और हिंदी को लेकर के, क्योंकि वर्तमान में कई क्षेत्रों में तो यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर उस क्षेत्र की आपको भाषा नहीं आती है तो भी काफी तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। तो आप हिंदी को और राजस्थानी को, दोनों भाषाओं को किस प्रकार देख रहे हैं? आप अपनी भाषा में बताने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर सवाल है सर, क्योंकि राजस्थानी में लिखने का मेरे लिए जो अनुभव है बहुत आत्मीय और भावात्मक होता है। और राजस्थानी वो भाषा है जो मेरी मातृभाषा के रूप में मुझसे जुड़ी हुई है। तो जब बच्चा बोलना सीखता है सबसे पहले अपनी मातृभाषा को ही बोलता है सर। तो मैंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि उसकी ज्यादा हमें जानकारी होती है, शब्दों पर पकड़ होती है। और मैं कहूँ तो मुझे राजस्थानी भाषा में अपनापन, मिठास और लोक जीवन की सच्चाई झलकती है राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी शब्दों में एक अलग ही गर्मी है, अलग ही रुमानी है, धरती की खुशबू है, महाराणा प्रताप का शौर्य है। तो मुझे इससे लिखने में बहुत सारी प्रेरणा मिली। और आज की जब मैं युवा पीढ़ी की बात करता हूँ, कि जो युवा पीढ़ी है वो आजकल अपनी मातृभाषा को लिखने में शर्माती है सर। मैं मानता हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वो एक बेहतरीन शुरुआत हो सके सर। जी जी। तो राजस्थानी भाषा आपका जन्म से जुड़ी भाषा है कह सकते हैं हम, जी। जो आप जिस क्षेत्र में जन्म जन्म लिया और उसी क्षेत्र की भाषा रही, इस प्रकार आपका राजस्थानी के प्रति झुकाव ज्यादा रहा। आपका एक उपन्यास आया ये जो है कल्पना वाली बहन, यानी इसका मेरे ख्याल से होगा कल्पना वाली बहन। तो जी। जी। इस उपन्यास में बहुत भावनात्मक और विचार जो है वो कैसे आया, अगर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी सर, जो कल्पना वाली बहन उपन्यास है, यह उपन्यास नहीं, केवल मेरे भीतर एक ऐसी पुकार है जिन्होंने शब्दों का रूप ले लिया। एक ऐसा उपन्यास और जो मैंने लिखा वो आप इसका केवल। संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं तो लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिलचस्पी जगे, ऐसा हम चाहेंगे कि जी। जी। इसके थोड़ा सा संक्षिप्त वो टिप्पणी करे इस पे। तो मतलब इस उपन्यास में मैंने केवल कल्पना की दुनिया में प्रवेश किया है, जो कभी वास्तविकता में थी नहीं। मैंने एक ऐसी इसमें बहन बनाई जो कभी वास्तव दुनिया में मेरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई थी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे हर समय साथ निभाया। जैसे मैं अकेलेपन में था, जूझ रहा था, तो अकेलेपन में जो कल्पना मैंने की थी, जो उपन्यास मैंने लिखा था, वो सारा कल्पना वो मेरे जीवन से बहुत ही जुड़ी हुई रही। तो मुझे अकेलेपन का उसने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। तो इसी चीज को लेकर मैंने ये उपन्यास लिखा था सर। बहुत सुंदर, मतलब कि एक अपनी व्यक्तिगत काल्पनिक दुनिया में आपने एक बहन का चित्रण किया हुआ है इस लघु उपन्यास में, ऐसा हम समझ जी। सकते हैं। जी सर। और आपके कुछ रचनाओं में जो है कुछ प्रेरणा भी है समाज के लिए, कुछ समाज में बदलाव के लिए भी हैं। उस पे आप कैसे देखते हैं, क्या आप कह सकते हैं? मतलब सर आपकी रचनाओं में जो समाज हेतु क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जैसे मैंने लिखी थी, यहाँ कलम कभी डगमगाती भी तो होगी। तो सर इसमें समाज को मैंने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है सर, उस माध्यम से कि जो बात हम वायदे करते हैं सर, जो वादे पूरे नहीं हो पाते, तो उनके बीच हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और समाज एक उचित दिशा में कदम उठाए। इसलिए मैंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है, और बहुत सारे मैं भी एक उपन्यास पे काम भी कर रहा हूँ इसको लेकर, जिससे सामाजिक चेतना और जन जागृति में उत्थान आए और ये फैले और लोग प्रोत्साहित हो। और मैं चाहता हूँ कि जो समाज है वो एक मानसिकता में भी बंधी हुई है। मैं चाहता हूँ कि एक मानसिकता में न बंध कर एक परिवार में बंधे, ताकि परिवार की पूरा परिवार खुश हो सके। जी। और जैसा कि आप ये भी देख रहे होंगे कि वर्तमान में लोग साहित्य को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो जी। एक युवा होकर के आप साहित्य के प्रति जो आपकी सोच है, उस सोच को अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब साहित्य में क्या ओनली हॉबी के तौर पर, या एक साहित्य को बढ़ावा देने के तौर पर, या किस प्रकार से लोगों को साहित्य पे थोड़ी रुचि रखनी चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज? मतलब आप
साहित्य के क्षेत्र के एक युवा हैं, अभी 18 साल की उम्र है आपकी, अभी शादी की भी उम्र नहीं है, इतनी जी 21 हो गई है। तो उस उम्र में आप इतना अच्छा लेखन कार्य कर रहे हैं और कई सारी रचनाओं के माध्यम से आप समाज में भी मैसेज भेज रहे हैं, संदेश देते रहे। तो ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको इसमें, आप इसको एज अ हॉबी देखते हैं, मतलब एक अपनी मनपसंद रुचि है आपकी, या सिर्फ या फिर आप उसको एक प्रोफेशनल के रूप में देख रहे हैं, या फिर आप साहित्य में अपना स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? जी सर, जो साहित्य में लिखता हूँ ये केवल प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं लिखता सर, ये केवल मेरी हॉबी आप मान सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं न लिखूं तब तक दिल को चैन नहीं आता सर। तो लिखना पड़ता ही है सर, न अगर मैं न भी लिखना चाहूँ तब भी लिखना पड़ता है, क्योंकि मन भारी होने लगता है। जी जी तो जी। उस, उस मतलब भारीपन को दूर इसमें करने के लिए। इसमें इसमें आप ये मैसेज दे सकते हैं कि अपने विचारों को हर जगह सुनाने से अच्छा है कि आप उसको शब्दों में बयां कर दें, जी और जी। जिसको रुचि होगी वो स्वतः ही पढ़ लेगा। हम जी सबको सर। अपनी बात कह तो नहीं सकते, पर अपनी बात लिख जरूर सकते हैं। जी और सर। इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पहली जो कविता प्रकाशित हुई वो प्रकाशन में कैसे आई, और उसका क्या आपने संघर्ष किया, आप कैसे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता है किसी चीज को पाना, प्रकाशन में कविता देना वगैरह। तो जी आप इसके लिए भी कोई संदेश अगर दे, जी सर। पहली कविता सर कब मुझे प्रकाशित आज आज भी याद है, केवल एक साल पहले ही सर मेरी लगभग 8-9 कविताएं संगम पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई सर। और हुई? ये जो मुझे धीरे धीरे जानकारी होती चली गई, तो मैंने उनसे संपर्क साधा, और जब उनको मेरी रचनाएं पसंद आए तो उन्होंने स्वतः ही अपनी पुस्तक, साझा पुस्तक में मेरी 8 या 9 कविताओं को प्रकाशित किया है सर। क्योंकि तो सर हम सर्वप्रथम में लिखते हैं तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती कि हम कहाँ प्रकाशित करें, कैसे प्रकाशित करें और क्यों प्रकाशित करें सर, ये सवाल हमारे मन में होते ही है सर। तो ये सवाल मेरे अंदर भी थे, पर मैंने सोचा जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पता होने वाला नहीं है। तो सर मैंने एक शुरुआत के तौर पर विभिन्न तरीके से, मैं लगभग 4 साल से सर संघर्ष कर रहा था पब्लिश करवाने के लिए। तो लगभग 4 साल की मेहनत रंग लाई, और पिछले ही वर्ष मेरी 9 कविताएं सर प्रकाशित हो चुकी है पुस्तक में सर। तो जी सर तो मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने विभिन्न लेखकों से, विभिन्न संपादकों से संपर्क किया, ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से, दोनों ही माध्यम से मैंने तो तरीके से अपनाया। और वास्तव में सर जो मेहनत करते हैं वो वास्तव में कारगर साबित हुई, और अगले साल जाकर मेरी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है सर पुस्तक में। मतलब आप इसमें यही कहेंगे कि जो है धैर्य को बनाए रखना चाहिए, और जी कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो नवीन जी, जी आपकी सर। पसंदीदा कविता कौन सी रही, जो आपके जी द्वारा सर। ही लिखी गई हो और आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद सर मधुमाया आई थी, और ये मेरी सबसे पहली कविता सर मधुमाया ही है। अच्छा। सर इंसान के अंदर मैंने जो क्रोध क्रोध की ज्वाला जो प्रज्वलित होती है सर, उसी प्रज्वलित ज्वाला को मैंने शब्दों में, छोटे से शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। क्योंकि सर क्रोध से बड़े बड़े से काम बिगड़ जाते हैं, और क्रोध से सब कुछ विनाश की ओर जाने लगता है। तो इसी विनाश की ज्वाला को सर मैंने शब्दों का रूप दिया, और मधुमाया जैसी कविता को मैंने लिखा, जो हरिवंश राय बच्चन की कविता से बिल्कुल मिलती जुलती से हम कह सकते हैं सर, उनसे उससे प्रेरणा आपने लेकर प्रेरणा ली, उस सर। जो है हरिवंश राय बच्चन जी की जो है, क्या नाम जी था, मधुशाला, उससे आपने प्रेरणा मधुशाला लेकर सर। के, जी सर, मधुशाला से आपने मधुमाया लिखी है प्रेरणा सर। लेकर के नवीन कुमार जी की आई मधुमाया। तो जी नवीन जी, सर। अगर आपको इतनी अच्छी है आपकी ये कविता, तो आप बिल्कुल सुनाना चाहेंगे और हम सुनना चाहेंगे, अगर जी सर वर्तमान में बिल्कुल। मौजूद है तो, अगर आपके पास संभव है, पॉसिबल है तो। जी बिल्कुल, अभी मैं सुनाता हूँ। जी सर, ये थी मधुमाया। इसमें सर शब्दों की पकड़ बहुत गहरी है, क्योंकि शुरुआती कविता थी तो शब्दों को पकड़ मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है। एक वर्ष में एक ही बार, एक वर्ष में एक ही बार प्रज्वलित होती है ज्वाला, हर घर जलती है यह, इसकी देखो तुम मधुमाया। सर जो क्रोध है वो हर घर जलता है, तो उसकी माया हमको देखने को मिलती है। तो इस बारे में लिखिए, बात न होगी रात न होगी, बात न होगी रात न होगी, होगी तो बस मधु ज्वाला,
अंधेरी नगरी में चमकेगी यह, अंधेरी नगरी में चमकेगी यह, इसकी देखो तुम ज्वाला, इस दुनिया की ये बात निराली, इस दुनिया की ये बात निराली, देखो तुम इसकी माया, बात बात पर क्रोधन की ये लगती रहती है ज्वाला, वाह लगती वाह, रहती है ज्वाला। बहुत जी सुंदर सर। रचना है। इसमें आपने जो है सभी जो क्रोध को है वो सभी अधिकतर अधिकतर लोगों को क्रोध करते हुए पाया गया है, जी साधु सर। संत को छोड़ करके, और बहुत से साधु भी हमारे क्रोध वाले हुए। नवीन जी, क्या भविष्य में आपकी कोई नॉवेल वगैरह आने का चांस है, ऐसा कुछ अगर मैसेज सर हो तो जैसा कि अभी? सर जी। जैसा कि मैंने 3 उपन्यास लिखे हैं, तो उसमें से सर जो अभी हाल ही में लिखा गया है एक आखिरी मुलाकात, वो सर किंडल ई बुक पर तो अपलोड है लेकिन पेपरबैक फॉर्मेट में अभी उपलब्ध नहीं है सर। तो उसको मेरा सर्वप्रथम कोशिश ये रहेगी कि इसे मैं पेपरबैक फॉर्मेट में जल्द से जल्द लाऊं, क्योंकि जितने भी मेरे पाठक है वो बहुत आग्रह कर रहे हैं इसके लिए कि जल्द से जल्द पेपरबैक फॉर्मेट में आए, लेकिन किन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से ये नहीं आ पा रही है अभी। तो सर सर्वप्रथम कोशिश यही है कि ये कल एक एक आखिरी मुलाकात बहुत जल्द आने वाली है सर, पुस्तक तो उपन्यास है सर ये। आखिरी मुलाकात, नवीन जी, आपका जो उपन्यास है वो ऑनलाइन ई बुक उपलब्ध है। दर्शकों को जी मैं ये सर। मैसेज दे रहा हूँ कि वो ऑनलाइन ई बुक उपलब्ध है, और नवीन जी का प्रयास है कि वो पेपर फॉर्मेट में उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जी बहुत सर। जल्द आपको वो हार्ड कॉपी उसकी प्राप्त हो सकेगी। लेखन के संघर्षों से आप कैसे निपटते हैं, ये प्रश्न हमारा दूसरा है कि बहुत अच्छा क्योंकि सवाल है सर कि बहुत सा ऐसा होता है कि हमारे जो वर्तमान में जो जीवन है बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसको कह सकते हैं। तो जी सर। ऐसे में आप लेखन के लिए समय निकालना, और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं स्नातक की, जी सर। तो उसके लिए भी समय निकालना, तो इसमें आप लेखन के संघर्षों से कैसे निपटते हैं, ये आप अगर बताएं। सर बहुत ही अच्छा सवाल है कि लेखन का सफर जितना खूबसूरत दिखता है सर, उतना ही वो संघर्षों से भरा होता है। और कई बार बहुत बार ऐसा होता है सर, हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं सर, हमारे मन में बहुत कुछ होता है पर शब्द साथ नहीं दे पाते उस समय, तो उनको हम नहीं लिख पाते। ऐसे समय में सर मैं धैर्य रखता हूँ और खुद को समय देता हूँ सर। और मेरा मानना है कि लेखन मजबूरी नहीं, अनुभव बनाना चाहिए सर, क्योंकि लेखन मजबूरी से लिखेंगे तो सर उतना उत्कृष्ट हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अनुभव से लिखेंगे तो सर बहुत ही उत्कृष्ट रचना हम लिख पाते हैं। और सब जब जब भी अभी मैं, जैसा कि आपने कहा, मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सर ये टाइम ऐसा है कि इसमें बहुत सारी कठिनाई आती है, संघर्षों का दौर है, और इसे तनाव की अवस्था भी कहते हैं, युवा अवस्था को। तो इसी अवस्था में जब जब भी मेरे साथ रुकावट आती है तो मैं खुद को समय देता हूँ, कभी प्रकृति के बीच में जाता हूँ, कभी पुरानी चीजों के पन्ने पलट कर देखता हूँ, तो स्वतः ही शब्द मुझे उस दुनिया में खींच लाते हैं और मैं कुछ लिखने को मजबूर हो जाता हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, जैसे क्लासरूम में अगर टीचर्स नहीं आए तो वहां पर मैं कुछ लिखता हूँ सर, क्योंकि जब भी टाइम मिले तो खालीपन में मुझे बैठना सर पसंद नहीं है, क्योंकि सर मानते हैं कि लेखक लोग कभी चुप नहीं बैठते सर, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो सर मेरे साथ भी वो होता है, मैं भी कहीं भी समय मिले, बस में मिले, ट्रेन में मिले, या फिर स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले, सर मैं लिखता हूँ। बस ये मेरी आदत बन चुकी है सर। बहुत अच्छा नवीन जी, आपने लेखन का इतना अच्छा संदेश दिया। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर ये कोई प्रश्न अपना पूछना चाहें तो नवीन जी से रख सकते हैं, और साथ में हम आपकी इसी बीच में रचनाओं के नाम लेंगे जो हमारे दर्शकों तक पहुंच सकेगा कि जो है आपकी रचनाएं हैं। और इसी बीच में अगर जो कोई क्वेश्चन करना चाहेगा, अपना कोई प्रश्न, तो वो भी आपको स्क्रीन में दिखेगा, तो आप उसका जवाब भी दे दीजिएगा। तो जी आपकी सर। रचनाएं, जो पहली रचना रही वो आपकी मधुमाया रही, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद दो अक्षरों का एक पिता, बहन, एक कलम कभी डगमगाती भी तो होगी, करुण वेदना, हम लड़कों का जीवन, धात्विक की बात, तुम कल्पना हो मेरी, पूछती राखी अब, राखी वाला दिन, काश मेरी भी कोई बहन होती, दहलीज पर अनार, विदाई का आखिरी स्वर, पीप लोधी की धरती, पथिक, टूटा दर्पण, बेटियां, हाय रे बरसात, वो शहीद, आदि आपकी कविताएं रही हैं। और उपन्यास में हैं कल्पना वाली बहन, किताबें साथी, एक आखिरी मुलाकात,
और लेख में आपके हैं बरसात, घनी रात, घड़ी रात, एक प्रेम कथा, एक शाम, कोटा के नाम, दीपावली, स्कूल की वह खिड़की, 12th की विदाई, जगमगाता हुआ कोटा, उस रात की बारिश, बेशन हुआ पानी पानी, इत्यादि आपकी कविताएं और रचनाएं और लेख हैं। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इसमें से आपने एक लिखी है, अगर आपने ध्यान दिया, ये राखी पर आपने विशेष ध्यान दिया। तो हम पहले आप ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो मैं जानना चाह रहा हूँ शायद आप स्वयं बता दें। जी तो जी। कौन सर कौन? परिवार में मम्मी है, पापा है और सिर्फ मैं हूँ। न कोई बहन है ना कोई भाई, तो ये दुख सिर्फ एक अकेला हाँ भाई जान सकता है। तो सर ये जी मेरी जी कहीं ना जी जी। कहीं मैं इसको कमी मान के चलता हूँ सर, कि ये मेरी रचनाओं में सर जुड़ी ही जाती है। और सर जुड़ना भी चाहिए, ये मेरे सौभाग्य की जी बात जी है कि सर मैं बेटियों को लिखता हूँ। और बहन मेरी न होने का कारण है, तो मैं बहन को बहुत याद करता हूँ। इसलिए मैंने एक उपन्यास भी लिखा था सर, मैंने आपको बताया था, जिसमें कल्पना सिर्फ एक वगैरह। अलग दुनिया। जी सर, जिसमें एक अलग दुनिया थी और आहिस्ता नाम की उसमें मेरी एक बहन थी। तो ये मेरा सबसे बड़ा कारण है कि कोई भाई कोई बहन ना होने के कारण, क्योंकि सर अगर हमारे पास कोई है तो हम उनसे मन की बात कह सकते हैं सर। जी जी जी। लेकिन अगर कोई नहीं है तो मेरा साहित्य ही मेरा भाई, साहित्य ही मेरी बहन है। तो इसी चीज जो जो कुछ मेरे मन में होता है सर, उस साहित्य के रूप में कागज पर लिख देता हूँ, और वह स्वतः ही ऊपर उठता चल जाता है और प्रतिष्ठा का बोझ प्रोत्साहित करता है सर। जी 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 जी। आपकी रचनाओं से हमें एहसास हुआ, लेकिन हम ये सीधे आपसे नहीं कह सकते थे, इसलिए हमने ऐसा पूछा। और नहीं सर। नवीन जी, ऐसा होता है कि जिसके पास बहन होती है तो वो उसकी कद्र नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि बहन का दर्जा कितना ही महत्वपूर्ण होता है। और जिसके पास नहीं होती है तो वो उसका दर्द वो स्वयं ही बता सकता है। और जी आपकी जो है करुणा इसमें दिखी, जो आपकी करुण वेदना रही। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सारा कुछ लिखा और खामोश आवाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। और आगे आपकी आने वाली जो आपने जानकारी दी वो हम पुनः आपसे चाहेंगे कि आप उसको दोहराएं, कि आपकी आने वाली जो रचना है, जो आपका पुस्तक है, वो कौन सी आ रही है, आप उसको कृपया दोहराएं और आगे बढ़े हम। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है सर। कुछ ही दिनों में जो मैंने लगभग ये भी लघु उपन्यास ही है, 80 पेजेज में ये उपन्यास सिमटा हुआ है, जिसका शीर्षक है एक आखिरी मुलाकात। सर इसमें होता है क्या है, पूजा और नकुल नाम के दो दोस्त रहते हैं, जिनके बीच एक रिश्ता पनपता है, और वो रिश्ता आगे चलकर सपनों को साकार करता है। तो जो ये जर्नी रही है नकुल की और पूजा की, इन दोनों जर्नी को मैंने एक उपन्यास में पिरोया है। और इसमें एक सपनों का महत्व दिखता है, सपनों की जिंदगी दिखती है, और सपने से पहले और सपने के बाद का जो जीवन रहता है वो मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। और ये बहुत ही जल्द पेपर बैक फॉर्मेट में उपलब्ध होने वाली है सर। एक आखिरी मुलाकात नाम से उपन्यास है सर, जो अमेजोन किंडल ई बुक पर अभी उपलब्ध है सर। तो दर्शकों, जैसा कि नवीन जी ने बताया कि नवीन जी का अभी हाल में उपन्यास उपलब्ध है ई बुक पर, किंडल पे। और उसका जो है हार्ड कॉपी आपको जल्द मिलेगी, एक आखिरी मुलाकात। और मुलाकात। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवीन जी, आपके शब्द इसी तरह पाठकों के दिलों को छूते रहें। दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी को खामोश आवाज द्वारा, ये पहला पॉडकास्ट रहा जिसमें हमारे आज के मेहमान थे नवीन कुमार लवंशी, और अगर साहित्य के नाम से हम उनको जाने तो नवीन राजस्थानी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी नवीन बहुत। जी, आपने समय निकाला। और आपका आभार खामोश आवाज द्वारा आयोजित। आप बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है एक मंच पर आकर अपनी बात को रखने का और जी जी। दर्शकों से जुड़ने का, क्योंकि सर बहुत ही कम मौका होता है। जब तक हम लिखते रहेंगे और दर्शकों और पाठकों से नहीं मिलेंगे तो हमारे लिखने का सर कोई भी वजूद नहीं है। जब तक आंवला पाठ भी थोड़ा डगमगाता है, लगता है कि क्या सही लिख रहा है क्या गलत लिख रहा है। जब तक कोई जी उसमें जी अपनी टिप्पणी ना करे, अपनी प्रतिक्रिया ना दे, तो हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे जी सर। आज आपके बहुत से जो
सवाल थे वो हमें प्राप्त हुए, और हमें लगता है कि आपके कुछ सवालों के जवाब सुलझ गए होंगे कि आपका लेखन कार्य बहुत ही सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहा वो यह रहा कि आप इतनी कम उम्र में इतना गहरा साहित्य लिख रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। और पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो है साहित्य को उभरते सितारे खामोश आवाज द्वारा यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।